दोस्तों आज हम हमारे ब्रह्मांड के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे ह्यूमैनिटी का ऑब्सेशन भी है। क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? दोस्तों हम लोग इस बात को अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़े ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज है, मिलियंस मिलियंस ऑफ स्टार है, प्लैनेट है। तो क्या इसमें इकलौती अर्थ ही होगी जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? और इन लाइफ में भी सबसे सुपीरियर स्पेसीज जो हमारी है, क्या वही सुपीरियर होगी पूरे यूनिवर्स में? और दोस्तों क्या एलियन एग्जिस्ट करते होंगे? और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये कि क्या एलियंस इसी तरह से हमें दिखाई देते हैं? दोस्तों ये सोचने वाली बात है। इस बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। क्या सच में लाइफ एलियंस होंगे या नहीं? और दोस्तों हम इतनी सारी बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। उन मूवीज में हमने जितनी भी एलियन बेस्ड मूवीज देखी है, सब में ये दिखाया गया है कि जो एलियन है वो कहीं तो भी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो दोस्तों क्या अगर यूनिवर्स में एलियन होंगे तो क्या वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपेरियर होंगे, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे? या कोई ऐसा भी प्लैनेट हो सकता है जहाँ पर लाइफ जस्ट ओरिजिन हो रही हो, यानी सबसे पहले अमीबा वहाँ पे ओरिजिन हो चुका हो, या ब्लू ग्रीन अलगी या अलगी जिन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शुरुआत की हो? तो दोस्तों ऐसे क्या पूरे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट होंगे जहाँ पे एलियंस तो होंगे पर वो हमसे एडवांस भी हो सकते हैं या जस्ट बिगिनिंग स्टेज में भी हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्लैनेट भी होगा जो हैबिटेबल है पर जहां पर अभी तक लाइफ ओरिजिन नहीं हुई है? और क्या उस प्लैनेट पर जाकर हम अपनी ह्यूमन कॉलोनी बना सकते हैं? दोस्तों जहां पर एलन मस्क जो मार्स जो कि पूरी तरह बंजर प्लैनेट है वहां पे ह्यूमन कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इतने सारे अरबों मिलियन बिलियन जो प्लैनेट है उनमें कोई एक ऐसा प्लैनेट होगा जो हैबिटेबल होगा और जो हमारे एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा? क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? और अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो हमसे सुपेरियर होंगे, होमो सेपियन से भी वो सुपेरियर होंगे या हमसे बैकवर्ड होंगे? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढने हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक रिसर्च अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है जो पिछले 2-3 दिनों में न्यूज में बहुत छाया हुआ है। उस रिसर्च में दोस्तों ये पता चला है कि साइंटिस्ट को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो डिक्टेट करते हैं कि स्पेस में एक प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। और उस प्लैनेट पर जो लाइफ होंगी उसके एलियंस क्या इस तरह से दिखेंगे, हमारे तरह से दिखेंगे, या वो डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन के हो सकते हैं जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो आज इसी न्यूज आर्टिकल को, इसी न्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे ह्यूमैनिटी का जो ऑब्सेशन है कि हमें कुछ भी करके एलियंस को ढूंढना है, इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट लॉन्च किए हैं स्पेस में और बहुत सारी टाइप की रिसर्च भी होती है। इसी रिसर्च में दोस्तों अभी मेजर रोल जिसने प्ले किया है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे नासा ने स्पेस में प्लेस किया था, जो कि इंफ्रारेड में पूरे यूनिवर्स का ब्रह्मांड की इमेजेस लेती है। इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दोस्तों एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढा है जहां पर इन्हें बायो सिग्नेचर मिला है। अब प्लैनेट जो एक्सोप्लैनेट्स जो है, एक्सोप्लैनेट यानी वो जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट करते हैं। अब ये जो एक्सोप्लैनेट है इनके एटमॉस्फेयर को हम लोग स्टडी करते हैं कि इनके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस होंगी, क्या वहां पर वाटर होगा या नहीं, क्या वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी कोई गैसेस है जो बायो सिग्नेचर हो। बायो सिग्नेचर यानी जिन्हें सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता हो। तो दोस्तों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को, एटमॉस्फेयर को स्टडी करती है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। और इसका डेटा जो आता है उसी से हम लोग एनालाइज भी करते हैं। तो इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप को दोस्तों अभी एक ऐसा प्लैनेट मिला है जहां पर जो केमिकल गैसेस का प्रेजेंस है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती होगी, क्योंकि वो जो गैसेस है उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक प्लैनेट की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों उस प्लैनेट का नाम है K2-18b। जी हाँ, ये एक एक्सोप्लैनेट है K2-18b जो हैबिटेबल हुआ है। ओके, हैबिटेबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक कुछ ऐसी गैसेस मिली है जिसे सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे कि अलगी। दोस्तों अलगी जो है, जो एक फोटोसिंथेसिस करने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफ है, ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी गैसेस इस प्लैनेट पर मिली है जिससे साइंटिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं, क्योंकि ये एक बायो सिग्नेचर है। ये वो गैस का प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि उस प्लैनेट पर यानी K2-18b पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है।
अब दोस्तों ये जो प्लैनेट हमें मिला है ये एक्सोप्लैनेट है, ये हमारी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है और ये अर्थ से दोस्तों टोटल 124 लाइट ईयर्स अवे है। जी हाँ, 124 लाइट ईयर्स अवे, इतना दूर ये प्लैनेट है दोस्तों। और इसका मास जो है वो अर्थ के साइज से बहुत गुना ज्यादा है, यानी इसका मास जो है दोस्तों वो 8.6 टाइम है। अर्थ का जितना मास है उससे 8.6 टाइम ज्यादा इसका मास है। और ये जो प्लैनेट है ये अर्थ से थोड़ा लार्जर भी है और हेवियर भी है, लार्जर भी है और हेवियर भी है। और दोस्तों ये जो प्लैनेट है K2b18, यहाँ पर दोस्तों एक साल सिर्फ 33 डेज का होता है। अब 30 डेज का तो हमारा मंथ होता है अर्थ पे, पर इस प्लैनेट पर दोस्तों एक पूरा साल जो है वो सिर्फ 33 डेज का होता है। और ये इस प्लैनेट पर 50% से ज्यादा वाटर का प्रेजेंस मिला है और इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। अब ये जो प्लैनेट है इस प्लैनेट का भी तो एक स्टार होगा, जैसे हमारी सोलर सिस्टम का स्टार हमारा सन है जिसके अराउंड अर्थ ऑर्बिट करती है। तो दोस्तों वैसे ही ये प्लैनेट जो है ये एक रेड डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। अब ये रेड डॉर्फ स्टार क्या होता है? तो दोस्तों ये रेड डॉर्फ स्टार जो है ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो चल रही होती है कंटिन्यूअसली, लॉन्ग टाइम तक चलती है और ये टेम्परेचर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। और ऐसे ही सोलर सिस्टम में दोस्तों हमें ये प्लैनेट मिला है। और इस प्लैनेट की और एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे साल तो 33 डेज का होता है। इन प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया जाता है हाइसियन प्लैनेट्स में, हाइसियन वर्ल्ड। अब ये हाइसियन वर्ल्ड क्या होता है? हाइसियन वर्ल्ड वो ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ओशन का प्रेजेंस हो सकता है। ऐसे प्लैनेट जहाँ पर ओशन का एग्जिस्टेंस हो सकता है और वहाँ पे मटेरियल जो है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो दोस्तों हमें जो ये प्लैनेट मिला है ये प्लैनेट भी हाइसियन वर्ल्ड कैटेगरी में आता है। उसके साथ ही ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट जो है दोस्तों ये हैबिटेबल भी है। अब हैबिटेबल जोन जिसे कहते हैं, जिसके लिए टर्म आती है, टर्म है गोल्डीलॉक जोन। अब दोस्तों गोल्डीलॉक जोन, हैबिटेबल जोन, ये ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो है, जो ये टेम्परेचर रेंज जो है उसके वजह से वहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और लाइफ शुरू होने के लिए वाटर का प्रेजेंस जरूरी है। दोस्तों मंगल ग्रह पर भी वाटर है पर वो फ्रोजन फॉर्म में जमीन के नीचे। मून पर भी पानी मिला है, चांद पर वो भी फ्रोजन फॉर्म में है, वो भी सिर्फ पोलर रीजन में। तो ये जो हैबिटेबल जोन है, गोल्डीलॉक जोन है, ये ऐसे प्लैनेट के जोन है जहाँ पे टेम्परेचर रेंज इतनी है जहाँ पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंस हो, ओशंस हो जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों ये इतनी सारी कंडीशन जो है वो ये प्लैनेट सेटिस्फाई करता है। इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और होपफुल भी है कि इस प्लैनेट पर हमें लाइफ मिल जाएगी। अब लाइफ मिलने के पीछे का और एक रीज़न जो है वो ये कि गैसेस का प्रेजेंस जो सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों अभी तक ऑफिशियली हमें एलियंस नहीं मिले हैं। ओके, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो हमें ऑफिशियली एलियंस नहीं मिले हैं, पर ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर अगर हमें गैसेस मिल जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गई, ये इंडिकेट करते हैं कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। साथ ही उस प्लैनेट की टेम्परेचर रेंज को भी हम स्टडी करते हैं। तो इस प्लैनेट में दोस्तों हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला था और यहाँ पर मीथेन भी मिला था, ऑक्सीजन भी मिला है और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन वाला एनवायरमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी है। यानी दोस्तों ये एक कंप्लीटली जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर बायो सिग्नेचर जो है वो प्रेजेंट है। उसके साथ जिसके वजह से ये आर्टिकल न्यूज में आया है और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो दो इंपॉर्टेंट गैसेस है दोस्तों। पहली गैस है मिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड, और दूसरी डाईमिथाइल डाईसल्फाइड। दोस्तों ये जो दो गैसेस है, ये दो गैसेस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही प्रोड्यूस हो सकती है और इन्हें प्रोड्यूस करते हैं अलगी। उसमें भी एक स्पेशल टाइप की अलगी जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक मरीन अलगी है जो एक पानी में रह के फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करती है और इसके ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसने मेजर रोल प्ले किया था। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है यही ये दो टाइप्स की पर्टिकुलर गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं और इस प्लैनेट पर इन गैसेस का प्रेजेंस मिला है। तो फिर दोस्तों क्वेश्चन ये आता है
क्या ये गैसेस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ही प्रोड्यूस हो सकती है या केमिकल रिएक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकती है? क्योंकि अगर ये गैसेस केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस अगर हो गई तो वहां पे लाइफ होने का चांस ही नहीं आता। पर दोस्तों जो साइंटिस्ट है उनका कहना ये है कि जितने परसेंट में ये गैस वहां पर मिली है, ओके, वो परसेंट डिफाइन करता है कि ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो पॉसिबल ही नहीं है। किसी अबायोटिक रिएक्शन की वजह से इन गैसेस का इतना क्रिएशन हो ही नहीं सकता। और ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च की है दोस्तों इंडियन ओरिजिन निक्कू मधुसूदन इन्होंने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर भी है। और इनका मानना है, इनके स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वो ये है कि अ न्यू केमिकल प्रोसेस, ईदर वी ऑब्जर्व अ न्यू केमिकल प्रोसेस और विटनेसिंग अ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन इतने क्वांटिटी में इन गैसेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये गैसेस प्रोड्यूस हो सकती है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से, बायोलॉजिकल एक्शंस के वजह से। तो दोस्तों इन्होंने कहा या तो हम लोग कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं जो अर्थ पर हमने अभी तक ऑब्जर्व ही नहीं की, या इस प्लानेट पर लाइफ ओरिजिन हो रही है। इन साइंटिस्ट का बिलीफ है कि इस प्लानेट पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये भी चीज एक याद रखनी है कि जो हमें ये गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन मिला है वो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लाइफ का प्रेजेंस हो सकता है। अब दोस्तों बायोसिग्नेचर कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों बायोसिग्नेचर में जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, और अब डाइमिथाइल सल्फाइड है, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड है। ये सारी गैसेस का उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है वो स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि इस प्लानेट पर लाइफ हमें मिलेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर एलियन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर एलियन मिले हैं क्या? नहीं। हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और उस पर स्टडी करके ऑब्जर्वेशन करके ही हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि एलियन यहाँ पर है या नहीं। और दूसरा ये कि यहाँ पर लाइफ भी देखनी पड़ेगी। क्या यहाँ पर हमसे सुपेरियर एडवांस ओरिजिन के एलियंस है, या यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट लाइफ स्टार्ट हो रही है? इसे भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस है। तो क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सोप्लैनेट में ही एलियंस को ढूंढ रहे हैं? हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन है कि हमें कुछ भी करके एलियंस को ढूंढना है। अब दोस्तों इसीलिए तो देखो मार्स पर भी तो हम लोग लाइफ के सिग्नेचर्स को ढूंढ रहे हैं। मार्स पर भी पानी ढूंढ रहे हैं। मार्स पर पहले लाइफ थी या नहीं उसे ढूंढ रहे हैं। वीनस, वीनस में भी दोस्तों हमें गैस मिली है जो वीनस के क्लाउड पर प्रोड्यूस होती है, जो भी ये इंडिकेट करती है कि वीनस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यानी लाइफ हो सकती है। हम लोग मून पर भी तो दोस्तों लाइफ के एविडेंस ढूंढ रहे हैं। उसके साथ ही बहुत सारे सैटेलाइट्स है, सैटर्न के है, नेपच्यून के है, यूरेनस के है, जो कि फ्रोजन फॉर्म में है, जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंस है। वहां पर भी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या वहां पर भी एक अलग फॉर्म की लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें दोस्तों टाइटन ये सैटेलाइट जो है ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डिस्कवरी है। तो दोस्तों हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें एलियंस को ढूंढना है। हम लोग इस बात पर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हमें ही बनाया है, और पूरे प्लानेट में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ ही ऐसा इकलौता प्लानेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें एलियन मिलेंगे? क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं? और क्या ये डिस्कवरी हमें एलियंस तक पहुंचाएगी? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से जरूर बताना। अब दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इस पर अपने कमेंट जरूर टाइप करके हम तक पहुंचाइए। अब दोस्तों मैं आपको स्टेट पीसीएस के बारे में बता दूं, तो दोस्तों स्टडी आईक्यू पीसीएस आपके लिए लेकर आया है निश्चय 11 बैच। अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो हमारी ये फाउंडेशन बैच आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप इस बैच में इनरोल हो जाते हो और आप प्रीलिम पास हो गए तो आपको पूरे पैसे रिफंड मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी बैच को ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ पर आपके एकदम फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेज की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे, और आप जैसे प्रीलिम पास हो जाओगे आपको पूरे पैसे रिफंड करा देंगे। यानी मेंस की प्रिपरेशन भी आप हम ही से करोगे फ्री में, इंटरव्यू के लिए भी हम ही प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये सारे अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना सपना जो है पीसीएस ऑफिसर बनने का उसे अचीव करें। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, उड़ीसा,
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट से अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो हमारी निश्चय 11 बैच आपके लिए परफेक्ट बैच है। और इस बैच की क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों वो है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले आप इस बैच में इनरोल हो जाइए। इस बैच में आपके डेली लाइव क्लास होगा 3 आवर का, वो भी बायलिंगुअल फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे। डिटेल में स्टडी करने के लिए क्रक्स मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटोरशिप। दोस्तों मेंटोरशिप, यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाएगा जिनसे आप कभी भी फोन पर बात कर सकते हो, जो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। ये एक सारथी की तरह आपका काम करेंगे और आपको हमेशा प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करेंगे और इस पीसीएस ऑफिसर बनने की जर्नी में आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। दोस्तों जब पीसीएस ऑफिसर बनने की बात आती है तो बुक्स की बात आती है। दोस्तों बुक्स में या जो बेसिक फाउंडेशन जो कहा जाता है वो होता है एनसीईआरटी बुक्स। अब एनसीईआरटी बुक्स को आपको डिटेल में स्टडी करना होता है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं और बिना एनसीईआरटी पढ़े आप इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। आप किसी से भी पूछ लो। अब दोस्तों स्टडी आईक्यू जो है वो भी एक एनसीईआरटी का कोर्स भी ऑफर करता है, जिसमें हम आपको पूरी एनसीईआरटीज पढ़ाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमारी निश्चय 11 बैच को ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स भी आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, निश्चय 11 बैच के वीडियोस, एनसीईआरटीज के वीडियोस, ये आपको 2 साल तक वैलिड रहेंगे। 2 साल तक आप इन वीडियोस को देख सकते हो, स्टडी आईक्यू से अटैच हो सकते हो। दोस्तों इस तरह से ये निश्चय 11 बैच आपके लिए एक परफेक्ट बैच है जिससे आपको जल्दी से जल्दी इनरोल करना है, क्योंकि 20 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रही है। और इस बैच में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस टेक। जैसे मैं रोज आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूँ जो कि इंफॉर्मेटिव भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। दोस्तों ये वीडियोस से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव प्लस एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट भी हो सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इस टेलीग्राम चैनल पर इन वीडियोस, इनकी पीडीएफ, उसके साथ ही डेली करंट अफेयर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो इंफॉर्मेटिव तो है ही, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और निश्चय 11 बैच में इनरोल होकर अपना पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना अचीव कीजिए। तो दोस्तों मैं कल आपके साथ फिर मिलूंगा और एक साइंस टेक से रिलेटेड वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।